Hi everyone, this is Neha and in this video we are going to talk about the gas model which was given by Hans Selye. काफी पॉपुलर मॉडल है ये, स्ट्रेस से रिलेटेड एक मॉडल है जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। तो गैस मॉडल की आज हम बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे, जैसे कि पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे एक एक इसकी स्टेज के बारे में डिटेल में समझेंगे, डिफरेंसेस की फॉर्म में भी समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो की क्विकली बिगिनिंग करते हैं बिना किसी डिले के। लेट्स स्टार्ट। सेलेस थ्योरी ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसे गैस मॉडल भी हम कहते हैं, वो एक 3 स्टेज प्रोसेस है। सबसे पहली बात कि उसमें 3 स्टेजेस आती हैं। 3 स्टेज का एक प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस को डिफाइन करता है। लेकिन ये चेंजेस तब होते हैं जब कोई भी पर्सन स्ट्रेस में होता है। ऐसे तो हमारी बॉडी थ्रू आउट द टाइम डिफरेंट स्टेजेस के अक्रॉस आती रहती है, चेंजेस होते ही रहते हैं, लेकिन खास तौर से तब जब कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है और तब उसकी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उनको जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम की स्टडी में कंप्लीट किया गया। और हेंस सेले जो है वो उन्होंने इस मॉडल को दिया था और उन्होंने इस मॉडल को देने के लिए डिफरेंट बॉडीली रिस्पॉन्सेस को नोटिस किया था, सिमिलर पैटर्न को नोटिस किया था लोगों में। कुछ उन्होंने एनिमल्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसके बाद वो इस रिजल्ट पे आए थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ह्यूमन बॉडी पर भी इन चीजों को अंडरस्टैंड किया था। उन्होंने ये कहा कि जो गैस मॉडल है ये 3 स्टेजेस में चलता है, जो कि आपको क्लियरली यहाँ दिख रही हैं। सबसे पहले अलार्म रिएक्शन, दूसरा है रेजिस्टेंस और तीसरा है एग्जॉशन। अगर कुछ ना देखें, कुछ पिक्चर ना समझे और सिर्फ इन 3 वर्ड्स पर ही हम फोकस करें तो गैस मॉडल बड़ी क्लियरली समझ में आ जाता है कि मतलब अलार्म रिएक्शन मतलब देयर इज समथिंग जो कुछ अलार्मिंग है, जो हमें अवेक कराता है। रेजिस्टेंस मतलब कुछ देर के लिए कोई चीज रुक जाती है। ये इनके लिटरल मीनिंग्स की हेल्प से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अलार्म मीन्स समथिंग अलार्मिंग जो हमें अवेक करे। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है ठहराव, तो कुछ रुक जाए। और एग्जॉशन मतलब एग्जॉस्ट वाली स्टेज आ जाए, जो अभी हम बर्नआउट भी समझ रहे थे, राइट। तो एग्जॉशन वो होता है। तो अब हम अगर इन तीनों को जोड़ दें तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि ये, क्योंकि ये स्ट्रेस से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है, तो स्ट्रेस में होने पर पर्सन की बॉडी में ये फिजियोलॉजिकल स्टेजेस चलेंगी और इसी ऑर्डर में चलेंगी। मतलब पहले अलार्मिंग सिचुएशन आएगी, रेजिस्टेंस यानी कुछ ठहराव आएगा किस चीज का, स्ट्रेस का, और उस स्ट्रेस से पर्सन एग्जॉस्ट हो जाएगा। इन 3 स्टेजेस में ही गैस मॉडल को डिफाइन किया गया है। और अब हम डिटेल में बात करेंगे कि ये होता कैसे है। मतलब ये स्टेजेस मैंने आपको ऊपरी तौर पर तो बता दी, लेकिन एक्चुअल में ये स्टेजेस चलती कैसे हैं। इस पिक्चर को अगर हम देखें तो बड़ी ही क्लियर बात यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे जो पर्सन है वो एक नॉर्मल स्टेज में है। मतलब एक पर्सन को मान लेते हैं वो नॉर्मल स्टेज में, वो अपना कोई भी वर्क कर रहा है, वो अपना ऑफिस वर्क कर रहा है, वो अपना कोई घर का काम कर रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, कुछ भी। देयर इज अ नॉर्मल स्टेज जो एक पर्सन की होती है। अब क्या हुआ, उस पर्सन को नॉर्मल रेजिस्टेंस की स्टेज पे उसे कोई ऐसी बात पता चली या कुछ ऐसा उसके साथ हुआ जिससे वो स्ट्रेस में आ गया, वो पर्सन टेंशन में आ गया। तो जो उसकी स्टेज होगी वो उससे बिलो चली जाएगी। मतलब नॉर्मल से वो ऑफकोर्स स्ट्रेस में आने पर बिलो ही तो जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई बुरी बात पता चलने पर इंसान एक्साइटेड हो जाए। अगर वो एक्साइटेड होता तो ये ग्राफ हमारा ऊपर को जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक, पीछे की तरफ को सिचुएशन चली गई। मतलब समथिंग हैज अलार्म्ड हियर, हमें अलार्मिंग सिचुएशन हुई है, उस पर्सन को पता चला है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेकिन अलार्म बजने के साथ साथ वो पर्सन उसी स्टेज में वापस लौटता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। पर इस ऊपर को जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो खुश हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं समझना है कि यहाँ जाने पर वो दुखी हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि वो अपनी नॉर्मल स्टेज से डिटोरिएट हो गया, कुछ चेंजेस उसमें आ गए। और वो चेंजेस आने के बाद वो उन चेंजेस के बारे में तो नहीं सोचता रहेगा। अगर सोचता भी रहेगा तो कितने टाइम तक, मान लेते हैं 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, पर ऐसा होता नहीं है। हर पर्सन किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आने के बाद उसका सोल्यूशन सोचने लगता है। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स वेरी वेरी मच प्रूवन। तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। अलार्म रिएक्शन की स्टेज में पर्सन अलार्मिंग सिचुएशन में आ गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ओ माय गॉड व्हाट वुड हैव हैपेंड, उस पर्सन के साथ क्या हुआ होगा, या किसी को पता चला कि उसके फैमिली में किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो कुछ सोचेगा और वो घबराएगा, पैनिक होगा। ये वो स्टेज है जब वो अलार्मिंग कंडीशन में आ रहा है। लेकिन उसके आगे वो सोल्यूशन की तरफ सोचेगा, पर वो लगातार स्ट्रेस में बना रहेगा। पर अब ये जो उसकी एनर्जी है वो यहाँ ऊपर की तरफ को जाने लगेगी। मतलब अब जो उसका स्ट्रेस है वो इंक्रीज होना शुरू होगा। यहाँ अलार्मिंग के लिए जरूर नीचे जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है। दैट मीन्स वो चीज बढ़ रही है। ये जो ऊपर का ग्राफ है ये हमें ये बताता है समथिंग इज इंक्रीजिंग। बट इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज टाइम के साथ स्ट्रेस होगा, राइट। अब पर्सन जब उसको स्ट्रेस होगा एकदम से ऊपर उसका टेंशन का जो लेवल है वो चला जाएगा। लेकिन अब होगा क्या, वो स्टेज रुकेगी।
वो उस स्टेज में तब तक रहेगा जब तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर ले। यही तो होता है, आप कोई भी सिचुएशन उठा के देख लीजिए जो हाल फिलहाल में आपके साथ हुई हो, उसमें भी यही हुआ होगा कि आप किसी भी प्रॉब्लम में जब रहते हैं तो जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती आपके माइंड में उसको लेके टेंशन होती रहती है। तो यही स्टेज कहलाती है रेजिस्टेंस, जब हमारे अंदर, अंदर का मतलब क्या हो गया, हमारी बॉडी में उससे चेंजेस आएंगे। अगर कोई पर्सन टेंशन में, तो उसे भूख नहीं लगेगी, उस टाइम वो खाना खाने के बारे में नहीं सोचेगा, उसे अपनी कोई फेवरेट रेसिपी याद नहीं आएगी, उस टाइम पर उसका पूरा पूरा अटेंशन इस चीज पर होगा कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं। तो ऐसे में उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, रिएक्शंस देगी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। हो सकता है कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जिससे जिससे पर्सन एनकाउंटर करना चाहे प्रॉब्लम को, या ये भी हो सकती है उससे एस्केप करना चाहे, बचना चाहे। तो यहाँ पर फ्लाइट या फाइट मोड, दो टर्म यूज होती हैं, आगे भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। फ्लाइट या फाइट मोड पे चला जाएगा। फाइट मोड मतलब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा, फ्लाइट मोड मतलब खुद को बचा लेगा, जैसे अपना फोन फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं व्हेन यू डोंट वांट एनीवन टू कॉल यू। तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस की स्टेज लगातार चलती रहेगी, और रेजिस्टेंस की स्टेज के बाद एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे पर्सन एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ये जरूरी है, क्या हर बार पर्सन एग्जॉस्ट ही होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। गैस मॉडल में इस चीज को इंक्लूड किया गया है क्योंकि जनरली अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो पर्सन एग्जॉस्शन की स्टेज पे पहुंचता है, राइट? या ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते करते भी एग्जॉस्ट हो जाए, पर ये भी तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसीलिए जो ये ग्राफ है यहाँ पर ये हमें इस तरीके से दिखाया गया है, ये बताते हुए कि पर्सन एग्जॉस्ट होते होते नॉर्मल स्टेज तक भी आ सकता है और उससे नीचे भी जा सकता है, मतलब वो कोलैप्स भी कर सकता है, बर्नआउट की स्टेज भी आ सकती है, राइट? तो अब इस पिक्चर को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, अलार्म रिएक्शन मैं समझा चुकी हूँ, तो आपको समझने में, पढ़ने में अच्छा लगेगा। अलार्म रिएक्शन स्टेज वो इनिशियल स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है जो तुरंत हो जाती है शॉर्टली आफ्टर एक्सपोजर टू स्ट्रेसर। स्ट्रेसर मतलब वो एक्सटर्नल सिचुएशन या कोई बात या कोई चीज जिसने हमें प्रॉब्लम दी है, स्ट्रेस दिया है, तो उसके एक्सपोजर के ठीक बाद इनिशियल स्टेज होती है जिसको हम अलार्म रिएक्शन स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, हमारी बॉडी गोज इनटू फ्लाइट, फाइट और फ्रीज मोड पे चली जाती है, जिसमें पर्सन या तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है या फिर किसी भी रियल या इमेजिन्ड स्ट्रेसर से अलर्ट होने की कोशिश करता है। ब्रेन जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो स्टिमुलेट करने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं। ये वो बिगिनिंग की स्टेज है। देखिए, यहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर इस स्टेज में कुछ ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं जिन्हें कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं, राइट? तो ये अलार्म रिएक्शन स्टेज हो गई जो एकदम इनिशियली होती है। फिर आती है रेजिस्टेंस स्टेज। इसके साथ साथ अभी रेजिस्टेंस स्टेज पर मैं आ रही हूँ, लेकिन साथ में आपको एक बात बताती चलूं, वैसे तो एंड में भी हम ये बात करेंगे कि ये जो मॉडल है, आप नोटिस करेंगे स्ट्रेस होने पर सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, और यही इस मॉडल का ड्रॉबैक है, जिसको बाद में और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने हाईलाइट किया कि क्या हमारी बॉडी स्ट्रेस में आते ही सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही करती है, क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते, क्या इमोशनल चेंजेस नहीं होते? तो हेंस सेले ने उन पर बिल्कुल फोकस नहीं किया है, ऑल्दो वो मानते तो थे कि होते हैं, पर उन्होंने थ्योरी में इसका जिक्र नहीं किया है। जो फोकस करा है वो आप देखेंगे अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस और आगे भी क्या होगा आपको नजर आएगा कि हम इसी की बात कर रहे हैं कि हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं या हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर रही है। तो ये सब कुछ हम बात करेंगे। तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हेंस सेले ने ऐसा किया, तो हम अपनी तरफ से तो ऐड नहीं कर सकते। तो फिलहाल रेजिस्टेंस स्टेज पे आ जाते हैं। ये सेकेंड स्टेज होती है गैस मॉडल की, जिसमें हमारी बॉडी अब उस थ्रेट को एक्सेप्ट कर लेती है। या तो हमारी बॉडी थ्रेट को एक्सेप्ट कर लेगी और कोशिश करेगी उसको काउंटर अटैक करने की, या फिर उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेगी कि भाई ऐसा हो गया, अब तो करना ही करना है, ये सिचुएशन हो गई, इसको टैकल करना ही करना है, या फिर मुझे स्केप भी करना है तो एटलीस्ट मैं प्रॉब्लम को तो एक्सेप्ट करूंगी ना पहले। अगर मुझे किसी चीज से स्केप भी करना है तो मैं भी मानूंगी तो सही ना कि ऐसा हुआ है। तो वो वाली स्टेज होती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ठहराव। तो ठहराव हर चीज का होगा, हमारी बॉडी में स्ट्रेस का भी होगा, हमारे माइंड में इस चीज का भी होगा कि वो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ चुकी है, राइट? तो रेजिस्टेंस स्टेज में इस तरीके से द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेसर। बाहर से अटैक करने वाली प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उस पर ये डिपेंड करेगा कि स्ट्रेस जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ कितनी रहेगी। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो रेजिस्टेंस भी कम टाइम के लिए होगा, और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी को अपनी किसी ऐसी डिसीज का पता चलता है तो बहुत लंबी समय तक वो उस चीज में रह सकता है, ठीक है? और हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए प्रॉब्लम बड़ी है और हम फिजियोलॉजिकली बहुत वीक हैं, तो हो जाएंगे, हम पहले ही कोलैप्स हो जाएंगे। प्रॉब्लम तो अपनी जगह पे चलेगी, हम पहले ही कोलैप्स हो जाएंगे
क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है उस चीज को डील करने की, राइट। तो दोनों बातों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की लेंथ, कि जो प्रॉब्लम आई है वो कितनी स्ट्रांग है और हमारी बॉडी कितनी अलाउ कर रही है हमें उस प्रॉब्लम से एनकाउंटर करने के लिए। ऑलराइट, if the stressful event continues, the hormonal changes from the alarm stage continue to keep us in a state of alert। जाहिर सी बात है, अगर स्ट्रेसफुल इवेंट लगातार बना रहेगा तो हमारा जो स्टेट है फिजियोलॉजिकल वो अलर्ट मोड पे रहेगी और हम लगातार, हमें क्या फील होगा, वी मे एक्सपीरियंस इंक्रीज ग्लूकोज लेवल एंड हाई ब्लड प्रेशर, इस तरीके के मतलब कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हमें फील होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रेसफुल इवेंट पास हो जाता है तो हमारे हार्मोनल जो भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, यही होता भी है, और हमारा हार्ट रेट, बीपी जो है वो नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा, रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, राइट। फिर आता है एग्जॉशन स्टेज। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, हम एग्जॉस्ट तब होंगे जब ये वाली कंडीशन होगी कि अगर स्ट्रेसफुल इवेंट बना रहे, लेकिन अगर वो नहीं बना रहेगा तो जरूरी नहीं है कि हम एग्जॉस्ट हो सकता है हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, मैं एग्जॉस्ट ना भी हूँ। तो थर्ड और फाइनल स्टेज होती है, लेकिन इसे इंक्लूड किया गया है क्योंकि एक पॉसिबल स्टेज तो है, इसलिए इंक्लूड तो किया ही गया है। इस स्टेज में हमारी बॉडी के जो रिसोर्सेज आते हैं, दे आर डिप्लेटेड आफ्टर अटेम्प्टिंग टू रिपेयर इटसेल्फ ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस स्टेज। अब हमारी बॉडी ना रिपेयरिंग मोड पे आती है। अगर आप ये नोटिस करेंगे, यहाँ पे कहाँ गई हमारी पिक्चर, तो अब मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ वापस यहाँ तक आ रहा है और ये क्या है, लेवल है नॉर्मल रेजिस्टेंस का। तो हम एग्जॉस्ट तो होंगे, लेकिन एग्जॉस्ट होने के बाद भी हम नॉर्मल स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इफ द ओरिजिनल थ्रेट हैज पास्ड, योर बॉडी विल कंटिन्यू टू रिकवर। लेकिन अगर स्ट्रेस बना रहे तो बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी फाइट करने की। इस तरीके से 3 पार्ट में से हमने डिवाइड किया है। बातें वही हैं जो हमने सब लिखी हैं। आप फिर भी इनको अगर टेबल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट को आप मेंशन करेंगे और साथ में ये जरूर मेंशन करेंगे कि क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे फ्लाइट और फाइट मोड पे जाता है अलार्म स्टेज में और कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना, और इसके अलावा बॉडी के जो रिसोर्सेज हैं वो मोबिलाइज्ड हो जाते हैं। रेजिस्टेंस स्टेज में क्या क्या होता है, बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में रिटर्न होने लगती है धीरे धीरे और रेडी कर लेती है खुद को कि उसको उस प्रॉब्लम में बने रहना है, और जो भी स्ट्रेसर के अगेंस्ट रिसोर्सेज हैं उन पर फोकस करना शुरू करती है बॉडी। ग्लूकोज लेवल, ये सब चीजें हमारी बॉडी में इंक्रीज होने लगता है। एग्जॉशन में पर्सन जो है वो बॉडी की कैपेसिटी से बियॉन्ड चला जाता है, एकदम ऊपर चला जाता है, राइट, बॉडी की कैपेसिटी से बियॉन्ड चला जाता है, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और हमारे जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं वो एग्जॉशन स्टेज में होने लगती हैं। लेकिन इस मॉडल की जैसे भी हमने बात करी, बहुत क्रिटिसिज्म मिला है इसे, और मिलना भी चाहिए भाई, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज को इसने दरकिनार कर दिया है, बिल्कुल किनारे कर दिया है कि उसकी वैल्यू ही नहीं है, जो कि नहीं हो सकता। तो इस तरीके से यहाँ पे परसेप्शन, पर्सनैलिटी, बायोलॉजिकल फैक्टर, ये सब चीजें भी तो रोल प्ले करती हैं अपना। बहुत सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, विच वॉज नॉट अ राइट थिंग। तो इस तरीके से ये जो मॉडल थोड़ा सा क्रिटिसिज्म को भी झेलता है। ऑलराइट, सो दिस वाज गैस मॉडल एंड आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेल। बहुत सिंपल सा मॉडल है, गेट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, सो डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर इट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। If you found this video useful, then please press the like button and also subscribe to the channel if you have not done it yet, and I will see you soon in the next part. Till then, take care. Bye bye.